आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कराची में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आपको पहले बताते चलें कि रूसी सदर प्यूटिन से अलास्का में होने वाली मुलाकात के बाद गुज़िश्ता रात व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूरोपियन रहनुमाओं के अलावा यूक्रेनी सदर वेल्दमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात फरवरी में होने वाली गुज़िश्ता नाकाम मुलाकात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सदर ज़ेलेंस्की सूट में मबलूस थे लेकिन टाई नहीं लगाई, जबकि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और वो जल्द प्यूटिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान भी बराह रास्त मुलाकात का इंतजाम कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादगी जाहिर की है नाज़रीन, और आला सतह पर उनका मजीद ये कहना है कि सदर ट्रंप से मुलाकात भी अच्छी रही। इस बार सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात यूरोपियन ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में हुई है। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि सदर ट्रंप, सदर ज़ेलेंस्की और सदर प्यूटिन की मुलाकात में यूरोप की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, जबकि जर्मन चांसलर का कहना था कि मुज़ाकराती अमल शुरू करने से कबल पहला कदम जंग बंदी यानी कि सीज फायर होना चाहिए था, ताकि रूस पर दबाव डाला जा सके और मुज़ाकरात को संजीदगी से आगे बढ़ाया जा सके। जबकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटी का यह कहना था कि सदर ट्रंप का कसीरुल-जहती इजलास में यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देना यकीनन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इससे सब कुछ बदल जाता है। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि इस मुलाकात में सदर ट्रंप ने पहली बार सदर ज़ेलेंस्की के सामने यूक्रेन का एक ऐसा नक्शा रखा है कि जिसमें यूक्रेन का 20% यानी कि 20% हिस्सा नहीं है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने नक्शे पर कोई रद्द अमल देने की बजाय गौर करने का अंदिया दिया है, जबकि फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने दो टोक अल्फाज में दुनिया और बिलखसूस यूक्रेन पर यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर यूक्रेन सीज फायर जंग बंदी चाहता है तो इसे बिल्कुल वैसा ही करना होगा कि जैसा फिनलैंड ने 1944 में किया था। फिनलैंड के सदर 1944 के जिस मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं नाजरीन, इस मुआहदे को दुनिया मॉस्को आर्मिस्टिस के नाम से जानती है। इस मुआहदे के तहत सोवियत यूनियन, फिनलैंड और बरतानिया के दरमियान कंटिन्यूएशन वॉर का खात्मा हुआ था, लेकिन इस मुआहदे की शराइत फिनलैंड के लिए बहुत सख्त थी। मिसाल के तौर पर इस मुआहदे में तय पाया गया था कि फिनलैंड उन तमाम इलाकों के जिनमें करेला, साला, गल्फ ऑफ फिनलैंड में वाक़े कुछ आइलैंड्स भी शामिल हैं, उन तमाम इलाकों से दस्तबरदार हो जाएगा जिन पर सोवियत यूनियन का कब्जा है। साथ ही ये भी तय पाया था कि पोरकाला का इलाका 50 साल के लिए सोवियत यूनियन को लीज पर दे दिया जाएगा। तीसरी शर्त यह थी कि फिनलैंड सोवियत यूनियन को जंग में होने वाले नुकसान के बदले $300 मिलियन मालियत की खुराक फराहम करेगा और मुआहदे की चौथी शर्त के तहत फिनलैंड को पाबंद कर दिया गया था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिनलैंड से पाबंदी हटाएगा और फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी लगाएगा। तो सोवियत यूनियन, फिनलैंड और बरतानिया के दरमियान तय पाने वाले मॉस्को आर्मिस्टिस की 5वीं शर्त यह थी कि फिनलैंड की फौज को गैर फाल कर दिया जाएगा। छठी शर्त ये कि फिनलैंड की दिफाई अफवाज में से लोटास्वाद और सुओजेल उसकुंता नामी दोनों इदारे खत्म कर दिए जाएंगे, जबकि इस अमन मुआहदे की आखिरी शर्त यह रही कि फिनलैंड में मौजूद तमाम जर्मन फौजियों को बेदखल कर दिया जाएगा। सिंपल वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन? सादा अल्फाज में फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने अपने यूक्रेनी हम मनसब को बता दिया है कि यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर रखा है अब वो उन्हें भूल जाएं। फिनिश सदर का सदर ज़ेलेंस्की को मशवरा और सदर ट्रंप का यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन को एक ऐसा नक्शा देना जिसमें ईस्टर्न डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन, क्रीमिया के बगैर एक यूक्रेन है, ये वाज़ेह करता है कि यूरोप और अमेरिका मजीद यूक्रेन की मदद करने को तैयार नहीं, क्योंकि सदर प्यूटिन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो इलाके जिन पर रूस का कब्जा है वो किसी सूरत भी खाली नहीं किए जाएंगे। साथ ही ये भी अहम है कि जब व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही थी नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर एक दूसरे से 40 मिनट तक टेलीफोन पर गुफ्तगू कर चुके थे और इससे कबल व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की बातचीत सुनी गई, जिसमें सदर ट्रंप फ्रांसीसी सदर को मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि मेरा ख्याल है वो डील करना चाहता है, मेरा ख्याल है कि वो मेरे लिए डील करना चाहता है। आप ये बात समझ सकते हैं ना। बज़ाहिर ट्रंप सदर प्यूटिन की बात कर रहे थे। बीबीसी ने आज अपने तज्जिये में
सदर प्यूटिन और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुतवक्की मुलाकात से मुतल्लिक लिखा है कि अभी ये देखना बाकी है कि दो दुश्मनों यानी कि रूस और यूक्रेन को आमने सामने बातचीत के लिए बिठाना कितना आसान होगा, क्योंकि फरवरी 2022 में रूसी हमले के बाद से प्यूटिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात नहीं हुई। कई माह से ज़ेलेंस्की इस कोशिश में रहे हैं कि प्यूटिन से मुलाकात कर सकें, अगरचे कि शायद ये उनकी एक चाल ही सही, ताकि वो ये साबित कर सकें कि रूस अमन में दिलचस्पी ही नहीं रखता, क्योंकि ज़ेलेंस्की का ये ख्याल है कि रूस उनकी प्यूटिन से मुलाकात पर रजामंद नहीं होगा और मॉस्को ने मुतअद्दिद बार रूस और यूक्रेन के सरबराहान की मुलाकात के तसव्वुर को भी रद्द कर दिया है। सोमवार के दिन ही क्रेमलिन के मुशीर यूरी याशाकोव ने यह कहा कि मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन की नुमाइंदगी करने वालों का लेवल बढ़ाने के मामले को भी देखा जा सकता है। व्हाइट हाउस में होने वाली कसीर अल जैती मुलाकात से मुतल्लिक अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने तज्जिये में लिखा है कि गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात 5 चीजें जाहिर करती है। पहला, यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर खड़े हैं। दूसरा, सदर ट्रंप ने यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी दी है, मगर उनका पैगाम गैर वाज़ेह है। तीसरी, सदर ट्रंप रूसी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान सिर्फ मुफाहमतकार के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। चौथी, सदर ज़ेलेंस्की और सदर प्यूटिन के दरमियान मुलाकात होनी है या नहीं, इसका फैसला मॉस्को और कीव करेगा। और पांचवी और आखिरी कि यूक्रेन $90 बिलियन मालियत का अमरीकी असलहा खरीदेगा, जिसकी अदायगी यूरोप करेगा। जबकि अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात का अहवाल कुछ यूं लिखा है कि कसीर अल जैती मुलाकात में एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की कोशिश तो की गई, मगर साथ ही मुलाकात के दौरान यूरोपियन सरबराह मुसलसल सदर ट्रंप को क्रेमलिन से दूर करने की कोशिश करते रहे। मुतअद्दिद यूरोपियन सरबराहान सदर ट्रंप के सामने अपने मंसूबे रखते रहे कि जिनमें फौरी सीज फायर और जंग बंदी यूक्रेन के लिए अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज शामिल थी, मगर सदर ट्रंप ने फौरी जंग बंदी के मंसूबे को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया, बल्कि यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप ने एक अपना मंसूबा उनके सामने रखा। यूरोपियन सरबराहान की बातों के जवाब में सदर ट्रंप मुसलसल रूसी सदर को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश करते रहे कि जो जंग में दिलचस्पी नहीं रखता। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल अपने तज्जिये में लिख रहा है कि यूरोपियन ममालिक की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात और इस दौरान जो गुफ्तगू हुई, इससे वाज़ेह होता है कि यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर रूस मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखता। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी करवाने की कोशिश करने वाले अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग खत्म करवाने का क्रेडिट भी फिर से ले लिया है। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि उनकी कोशिशों से अब तक 6 जंगें रुक चुकी हैं, कि जिनमें पाक भारत जंग भी शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल पाक भारत जंग खत्म करवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर इस बार जब वो ये दावा कर रहे हैं, नाज़रीन जहन में रखिए कि चीनी वजीर खारजा भारत के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज भारतीय वजीर खारजा और चीनी वजीर खारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद चीनी वजीर खारजा ने यह कहा है कि चीन और भारत को एक दूसरे को दुश्मन या खतरा समझने की बजाय शराकतदार के तौर पर देखना चाहिए। चीनी वजीर खारजा 3 रोजा भारतीय दौरे पर हैं, कि जहां उनकी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात मुतवक्के है। आज ही चीनी वजीर खारजा ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल से भी मुलाकात की है, जिसमें सरहद पर फौजियों की तैनातियों में कमी और कुछ तिजारती सरगर्मियों की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई है। जबकि रॉयटर्स ने भारतीय मीडिया चैनल्स का हवाला देते हुए लिखा है कि चीन ने भारत पर आयद बरामदी पाबंदियां हटा ली हैं। खबर के मुताबिक चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन्स पर आयद पाबंदी हटा दी है। चीनी वजीर खारजा का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं, जो 7 सालों में उनका पहला दौरा होगा, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। साथ ही ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है कि जब भारत से अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा और अमेरिका चीन को अपने लिए एक खतरा समझता है। चीनी वजीर खारजा भारत का दौरा मुकम्मल करने के बाद 21 अगस्त को 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और ये पाक भारत जंग के बाद किसी भी आला चीनी ओहदेदार का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले के बाद अब कराची भी डूब गया है। कराची में मूसलाधार बारिश ने सालिम शहर डबो दिया है। शाहराहें बंद, पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां तबाह, 10 अफराद जाँ बहक। वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कायदाबाद, लांडी, मलीर, गुलशन, हैदर, लियाकताबाद में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। जबकि शाहराह फैसल, आई चुंदीगढ़ रोड, MR कियानी रोड समेत शहर की बेशतर शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 1992 के अखबार की तस्वीर देख रहे हैं। 33 साल पहले भी बारिश ने सालिम शहर को बेबस कर दिया था और आज भी
शहर डूब चुका है। एनडीएमए के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिश का इम्कान है। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद, नवाबशाह और दादू मुतासिर हो सकते हैं। आज वफाकी वजीर इत्तलात अतातार, डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन एनडीएमए ने मॉनसून बारिशों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है। जैसे ही ये सानिया और ये जो सा बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ मॉनसून का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज़ की गई। अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुज़ुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं, पेशावर से, तरबेला से और कांजू से, 3 जगह से जैसे वेदर की ओपनिंग मिलती है वहाँ से इस वक्त आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं इन फुल कोऑर्डिनेशन विद द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट एंड द एनडीएमए। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है। आज तक अभी जैसे हमने कल बताया था तकरीबन 670 के करीब जानों का नुकसान हुआ और तकरीबन 1000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। अभी तक जो लोग कल और परसों की रिपोर्ट में मिसिंग डिक्लेयर हुए थे उसमें कुछ की रिकवरीज हुई है। बदकिस्मती से उनमें भी ज़्यादातर डेड बॉडीज़ जो आज हमने रिकवर की हैं KPK से इन द लास्ट 24 आवर्स। 25,000 से ज़्यादा लोगों को इन तमाम इदारों ने मिलकर एक जॉइंट एफर्ट के ज़रिए रेस्क्यू भी किया है। प्राइम मिनिस्टर ने कल से एक जो राशन पैकेज का ऐलान किया था उन तमाम इलाकों में, ख़ास तौर पे वो 5 ज़िला जो ज़्यादा मुतासर हुए गुज़श्ता क्लाउड बर्स्ट में, जिसमें सवाबी, बुनेर, मालाकन, बाजोड़ और इसके मुलाका इलाकों में, उसमें 2 कन्वाइज हम भिजवा चुके हैं। हैरान कुन बात यह है कि ये शहर के वो इलाके हैं नाजरीन जिन्हें पॉश माना जाता है और ये शाहराहें कराची की मरकजी शाहराहें हैं कि जिस शहर को एक मूसलाधार बारिश ने डबो दिया है। इस शहर की बरसरे इक़्तिदार जमात पीपल्स पार्टी है जो गुज़िश्ता 17 सालों से हुकूमत में है। हमने 2022 में सिंध में आने वाले खौफनाक सैलाब की कवरेज की थी। हम दादू, लाड़काना, बदीन, ठट्टा, खैरपुर और सखर के सैलाब में पहुंचे, मुतासरा लोगों से मिले। 2022 में आने वाला ये सैलाब गरीब आवाम की तमाम जमा पूंजी बहाकर ले गया। घर की कच्ची छत और 2 वक्त की रूखी सूखी भी पानी की नजर हो गई और इन इलाकों में मौजूद घरों की कच्ची दीवारों पर हमें लिखा तो दिखाई दिया कि आज भी भुट्टो जिंदा है, मगर पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ नारा रोटी, कपड़ा और मकान गोया पानी अपने साथ ही बहा कर ले गया। ना ही शहर में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सूवरेज के और स्टॉर्म वाटर ड्रेन के एक ही सिस्टम है। साथ क्लाइमेट चेंज की सरपरस्ती कर रही हैं शहरी रहमान पीपल्स पार्टी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी, KMC पीपल्स पार्टी के पास, मेजॉरिटी टाउन्स पीपल्स पार्टी के पास और फिर नया नारा लगाने वाली जमाते इस्लामी भी कहाँ खड़ी है। बात करते हैं सईद गनी, वजीर बल्दियात सिंध और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाई दीजिएगा, कराची में कुछ देर की बारिश ने सड़कें तैलाब बना दी हैं। शहर में बरसात के बाद निकासी आपके मसाइल जो हैं वो एक बार फिर बड़ा वाज़े तौर पर चीख चीख के दिख रहे हैं। अब ज़िला इंतज़ामिया का अमला और मशीनरी निकासी आपके लिए भी ना पहुंच सकी, ये भी गिले शिकवे किए जा रहे हैं। अभी तक क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, एक तो ये ध्यान में रखें कि बारिश कराची में ये 2 घंटे के अंदर अंदर बहुत ज्यादा हो गई थी और उसी बिना पर सड़कों पर पानी ज्यादा जमा हुआ। लेकिन ये जो आपने बात दूसरी कही कि मशीनरी और अमला कहीं नहीं था, ये बात मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। मशीनरी जितनी अवेलेबल है हमारे पास और इतनी कम तादाद में भी नहीं है, वो तमाम की तमाम डिप्लॉयमेंट उसकी हुई है जहाँ जहाँ पर उसको होना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बरसाती नाले हैं उनकी एक कैपेसिटी है और अगर कम वक्त में ज्यादा पानी बारिश में आ जाता है तो उसको थोड़ा सा उसको निकालने में वक्त लग जाता है। प्रॉब्लम ये हुआ कि पहले एक स्पेल आया और हम अभी उससे ही संभले, फिर दूसरा आ गया और अभी थोड़ी देर पहले फिर एक और तेज जो है बारिश ने झटका दिया है। अगर हमें थोड़ा सा बीच में 4-5 घंटे का ब्रेक मिल जाता है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम जो बड़ी आर्टरीज हमारी हैं वो सारी हम क्लियर कर लेंगे। अब उस वक्त जैसे भी बारिश हुई, दोपहर का वक्त था, वर्किंग डे था, लोग सड़कों पर थे। बारिश हुई तो लोगों ने सड़कों से वज़ारत ऑफिस से निकल के घर की तरफ जाना शुरू किया और इसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी हुआ, सड़कों पर गाड़ियाँ लोगों की खराब हुई और उसकी वजह से मजीद मुश्किल जो है वो शहरियों के लिए पैदा हो गई है। हम कोशिश बहरहाल कर रहे हैं, इस वक्त भी तमाम का तमाम अमला, बल्दियाती इदारों का अमला हो
ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہو، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ ہوں، ہمارے منتخب نمائندے ہوں، سب کے سب سڑکوں پر ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے کسی طرح سے۔ سعید غنی صاحب، کے ایم سی کی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ٹاؤن زیادہ تر گو کہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، آپ کا بھی شیئر ہے کراچی کے 25 ٹاؤنز میں سے جماعت اسلامی کے پاس ہی صحیح، لیکن آف کورس دی بگر کوسچن از کہ کے ایم سی اور ٹاؤنز کے درمیان کیا کوارڈینیشن ہے؟ دیکھیں، کوارڈینیشن بالکل ہے، اور اس سے پہلے میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں۔ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، صرف کے ایم سی ٹاؤنز نہیں بلکہ اور بھی ہمارے ادارے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس میں ہوتی ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی اس میں آتا ہے، تمام لوگ مل کے کرتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ سب کی کوارڈینیشن کا ایشو ہے، کام سب مل کے کر رہے ہیں، کوشش سب کی ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جو اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے برساتی نالے ہیں اس وقت چل رہے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی میجر نالا جو چوک نہیں ہے، کہیں پہ پانی کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہ پانی چونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہے، نالوں کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کا جو ڈسپوزل ہوتا ہے، جب وہ تھوڑی سی اس کو اسپیس ملتی ہے تو وہ پانی اٹھانا شروع کر دے گا۔ اور اس وقت بھی جو شارع فیصل کا ایشو آیا ہے وہ وہی اس کے کرونک 3-4 پوائنٹس ہیں جہاں پر ہمیں پرابلم آ رہا ہے۔ ادروائز باقی شارع فیصل میں کوئی میجر ایشو نہیں ہے۔ نرسری کی اسپاٹ ہے، ایک ہمارا اسٹار گیٹ پہ ہوتا ہے، ایک اس سے تھوڑا آگے جا کے کہیں ہوتا ہے، تو 2-3 اسپاٹ جس کی وجہ سے شارع فیصل سارا بلاک ہوتا ہے، اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں بھی کہہ رہا ہوں اپنے 2-4 گھنٹے اگر مل گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گی۔ اسی طرح باقی سڑکیں بھی ہم کر لیں گے۔ سر آپ مطمئن ہیں؟ مگر سعید غنی صاحب 2 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ سندھ صرف ایک ہی صوبہ ہے کہ جہاں بلدیاتی حکومت ہے، اقتدار کی منتقلی نچلی سطح تک ہم نے ممکن بنائی ہے، لیکن جب پورا کا پورا شہر ڈوبا ہو، گھروں تک پانی ہو، گاڑیاں تیر رہی ہوں، لوگ جو ہیں گھنٹوں تک جو ہے ٹریفک جیمز میں پھنسے ہوں، گٹر ابل رہے ہوں، حیدرآباد میں جب بھی بارش ہوتی ہے حیدرآباد ڈوب جاتا ہے، کراچی میں ہوتی ہے کراچی ڈوب جاتا ہے، ابھی بھی آپ وقفے کے متمنی ہیں، مگر اب وہ یہ تو اب اللہ کے ہاتھ میں نا، آپ نے ایز منتظمین جو ہیں میں ایک عرض کروں آپ سے، جی یہ صرف کراچی حیدرآباد کی بات نہیں ہے۔ آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں، پنڈی میں بھی ہوا تھا، لاہور میں بھی ہوا تھا، نیو یارک میں بھی ہوا تھا، ٹیکسس میں بھی ہوا تھا، پیرس میں بھی ہوا تھا، اسپین میں بھی ہوا تھا۔ دیکھیے، بارشیں جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں پرابلمز ہوتے ہیں، کرائسس آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، اس کی صرف اور صرف ذمہ داری حکومت میں ڈال دینا ہے کہ اتنی بارش ہو گئی ہے، پانی سڑک پہ کیسے ٹھہرے گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا سطح ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ 150 ملی میٹر بارش ہو جائے سڑک پہ نہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ اپنے تئیں آپ لوگوں نے، آپ کی کوارڈینیشن بھی بہترین ہے، کے ایم سی اور ٹاؤنز 2 بلدیاتی باڈیز ہیں، لیک آف کوارڈینیشن دکھتی ہے ہمیں، آپ کو نہیں، مگر پھر سر سندھ حکومت، جی میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی کوارڈینیشن کا ایشو نہیں ہے، نہ جماعت اسلامی کے چیئرمین کے ساتھ ہے، نہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ ہیں، ہمارے سیاسی ایشوز آپس میں بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ کام کرنے کی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے چیئرمین بھی کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی کام کر رہے ہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں آپ کہ ہمارے پاس جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ 150 ملی میٹر کی بارش اگر 1 گھنٹے میں ہو جائے اس کو فوری طور پر ایبزارب کر لے اور پانی چلا جائے۔ یہ ہر شہر کی اپنی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے، لاہور کے اندر شاید زیادہ ہے، اسلام آباد کے لیے اس سے زیادہ ہے، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں شاید اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہاں کے بھی ایک ویڈیو ابھی ہم نکالیں گے نا تو وہاں بھی حالت خراب ہو گئی تھی، ایئرپورٹ بند ہو گئے تھے۔ سر میں تو اس لیے فنڈز کی بات بھی کرتی ہوں نا سر، آپ لوگوں نے گو کہ یہ بہت سے فنڈز کے اختیارات دے دیے، مگر ادھر سے پھر بھی گلے شکوے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں صفائی، سڑکوں کی تعمیر، ڈرینیج 2 سالوں میں ٹاؤنز نے ان پر خاطر خواہ کام نہیں کیا، وہ دکھتا نہیں ہے۔ ایس ایس جی سی نے، میں سوال آپ سے کروں، ہاں میں نے جیسے ایس ایس جی سی نے پورے کے پورے شہر میں بڑی شہراؤں سے لے کر چھوٹی چھوٹی گلیوں تک نئے پائپ بچھائے، اور اس مد میں روڈ کٹنگ کی مد میں ہم نے رپورٹ کیا کراچی 25 ٹاؤنز کو 11 ارب جو ہیں وہ ادا کیے گئے، 11 بلین۔ اب یہ 11 ارب میں ٹاؤن چیئرمین نے گلیوں کی مرمت کی کیا؟ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جولائی 2025 میں یہ رقم ادا کر دی گئی تھی؟ یہ پیسے بالکل مختلف ٹاؤنز کو ملے، لیکن جب روڈ کٹنگ کی پرمیشن دی جاتی ہے نا تو اس کے اندر ایک اور کلاز یہ ہوتا ہے کہ وہ جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو جائے گا، ایس ایس سی ہو یا کے ای ہو یا کوئی اور ادارہ ہو جو روڈ کٹنگ کر رہا ہو، اپنا کام کر رہا ہو، جب تک ان کی وہ اسکیم کمپلیٹ نہیں ہو جاتی وہ روڈ کٹنگ کا کام جو پیش ورک ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو سبب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا کام پورا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو آپریشنلائز کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں کام ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جا کے ہوتی ہے، اس کا 3-4-5 مہینے کا وقت اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ تاثر بھی بڑا غلط تھا جو میں ایسے چینل پہ دیکھا کہ 13-14 مہینے وہ کھا گئے، وہ بالکل نہیں کھا ہے، ان کے سیپریٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں،
हाँ, ये जरूर कहीं की शिकायत आती है कि जी वो एक रोड पे एक सड़क की कटिंग के पैसे लिए गए, वो कहीं और खर्च कर दिए गए, जो गलत होता है, जिस पर हमने बड़ी सख्ती की, वो नहीं हो सकता। तो 11 अरब अगर आपने कहा लिए, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 9, 10, 11 अरब हो सकता है कि अकाउंट में आज भी पड़े होंगे। और जब वो सुई सदर्न गैस कंपनी हो या केई का जब स्कीम खत्म हो जाएगी, वो पेशवर का काम कर लेंगे। लेकिन वो मैं फिर उसका इस बारिश के साथ कोई ताल्लुक इसलिए नहीं बनता कि बारिश हमारे से इस वक्त ज्यादा हुई है और उसका जो डिस्पोजल नालों का है वो अपनी जगह पे चला, उसको टाइम लगेगा, वो चला जाएगा, पानी इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। सिर्फ 4-5 घंटे का बीच में अगर सर, बिकॉज मकामी लोगों और रिपोर्टर्स से जब हम बात करते हैं तो वो मुरम्मत नहीं हुई, ड्रेनेज क्लॉग्ड है। देखिए, मैं इसीलिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर जमात इस्लामी के 5 टाउन्स आते भी हैं, उससे हटके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो गनी साहब आपके अपने भाई भी चेयरमैन है ना, फरहान गनी साहब, तो वो भी रिपोर्ट हुआ SSGC ने उनको कितने पैसे दिए, कितनी सड़कें बन की उसी इलाके में। चनेसार टाउन है गालिबन ये आपका। सो आई एम मैं इस वक्त ना ये इसके साथ कोई इसका रेलेवेंस बनता नहीं। आप कह रही है तो मैं बता देता हूँ आपको। उस टाउन में कुछ 27-28 करोड़ मिले और पड़े हुए अकाउंट, सेपरेट अकाउंट है, 1 रुपया उसमें खर्च नहीं हुआ है। पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है, 1-1 रुपए की 1-1 पाई की। अब ये मसला नहीं है कि सेंट्रल में किसके चेयरमैन है किसके चेयरमैन है। जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ बदकिस्मती से, शायद आपके रिपोर्टर्स को बुरा लगेगा, मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हूँ, शायद वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। प्रॉब्लम ये है, वो मेरी बात भी नहीं मानेंगे। जो मिनिस्टर है जिसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, कानून का मुझे ज्यादा पता है, ग्राउंड रिलेटिव्स का मुझे ज्यादा पता है, लेकिन आपका रिपोर्टर आता है। मैं खुद आपका चैनल नहीं था, किसी चैनल पे था, मुझे उन्होंने दिया वीडियो में, 2 रिपोर्टर थे, उनके दोनों के पीछे गाड़ियां चल रही थी, मोटरसाइकिलें चल रही थी। वो चीख के कह रहे थे शायद पूरा डूबा हुआ। मैं क्या कर सकता हूँ? कम से कम उनको ये तो कहना चाहिए कि सड़क में मैं खड़ा हूँ, पानी नहीं है। नहीं कहते हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानता हूँ, शहरियों को तकलीफ हो रही, मैं मानता हूँ, सड़कें बंद है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके जो इश्यूज है वो कोई और है। जो इश्यूज आपको बताए जा रहे हैं इस तरह से नहीं है। इश्यूज क्या है आप बता दीजिए ना। अभी आपने मेंशन किया गनी साहब, मैंने अभी बताया ना आपको, ये कराची जी कराची, मैंने आपको बताया। बोलिए सॉरी, आप बात नहीं आप रीइटरेट करिए। इशू है क्या? अगर मुरम्मत और ड्रेनेज और क्लॉगिंग नहीं है, सड़कों का मसला नहीं है, क्या मसला एग्जैक्टली? देखिए, मसला मैं आपको भी बताया कि कराची का जो नालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें 40 मिलीमीटर से ज्यादा अगर बारिश हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। हमारे यहाँ इस वक्त कोई 150 मिलीमीटर से ज्यादा हो गई बारिश, कोई 1-2 घंटे के अंदर अंदर। अब उसमें जो पानी का डिस्पोजल है ना, उसकी एक कैपेसिटी है। उससे ज्यादा जब पानी आएगा तो वो थोड़ा वक्त लेगा जाने के लिए, और वो पानी जा रहा है, ये नहीं कि नहीं जा रहा। मैं अभी कई नालों का मैंने देखा है, सारे नाले अपनी तरफ प्रॉपर चल रहे हैं, पानी ले रहे हैं, डिस्पोजल उसका हो रहा है। अब वो जैसे ही वक्त उसका पूरा होगा, पानी निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला सारा। हमारे लिए जो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगा, वो जो नशीबी आबादियां हैं, जहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं, उनको हम ठीक करना है। अभी ये पहली हमारी कोशिश है कि हम जो मेन आर्टरीज है उसको शुरू कर लें। वो इंशाल्लाह ताला अगर आज रात में कोई बड़ा स्पेल बारिश करनी है तो शुरू कर देंगे सारी। और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी मेयर साहब हैं, सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, आपके मेयर साहब ही हैं, आपके पीपल्स पार्टी के ही हैं। लेकिन इसके बावजूद कराची के, अभी आप नालों की भी बात करते हैं, बरसाती नाले और सीवरेज नाले अलग अलग नहीं हैं सर। 68 बड़े बरसाती नाले आपके 38 हैं और 300 से जायद लगभग छोटे बरसाती नाले हैं। इनमें यौमिया 600 टन कचरा जो है वो रिपोर्ट किया जाता है कि इधर फेंका जा रहा है। अब सफाई का अगर कोई निज़ाम इतना बेहतरीन होता तो ये क्यों कर ज़रूरत होती सर? और हर साल, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज क्लॉगिंग का इशू भी है, गो के यू आर माइट बी टेक्निकली राइट कि 40 mm और बारिश की मिकदार से इशू है, मगर बारिशें आती हैं और ये हर साल आ रही हैं। और ये शहरी रहमान साहब आपकी पीपल्स पार्टी की हैं जो एनवायरमेंटल और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को भी कवर करती हैं। तो ये 30-40 करोड़ तो आप लोग मजीद, आपकी हुकूमत खर्च करती है ना नालों को साफ करने के लिए, एक इजाफी रकम भी आप लोग लगाते हैं। लेकिन अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर मेरे घर से अगर कचरा ले जाएगी उठा के, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि मैं नालों में डालूं? और ये सिस्टम अगर काम कर रहा हो तो ये इजाफी खर्चा भी बच जाए। देखिए, नालों में कचरा जो है ना खुद से नहीं आता। नालों में 2 इशूज है। ये बरसाती नाले थे ओरिजिनली, अभी की बात में 50-60 साल का इशू है। बरसाती नाले सिर्फ बरसात के लिए थे, लेकिन ओवर द पीरियड इसके अंदर जो है ना सीवेज की लाइनें भी लोगों ने डाल दी, और वो खैर इदारों ने भी डाली, लोगों ने भी डाली, सीवेज का पानी आता रहा। जो कचरा उसमें आता है ना, बदकिस्मती से लोग फेंकते हैं, शहरी फेंकते हैं, कुछ और मसले मसाइल हैं, उधर से चले आते हैं। अब इसमें नालों की सफाई हमारी मजबूरी होती है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये नाले जो पानी इस वक्त उठा रहे हैं वो पानी नहीं उठाएंगे, ओवरफ्लो करेंगे, और उसके आसपास की जो आबादी है वो डूब जाती है। अल्लाह का शुक्र है पिछले कई वर्षों से अब जो नालों की जो हमने मरम्मत की है, उसके बाद नालों के आसपास की आबादियों में कोई डूबने का वाकया हमारा नहीं हुआ, ओवरफ्लो इतने ज्यादा नहीं हुए। कहीं कहीं छोटा मोटा इशू आता है, उसको हम एड्रेस कर लेते हैं। अब हम इस पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने काम शुरू किया है, लेकिन मैं अभी समझता हूँ कि शायद जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी थी उससे वो उस पर 100% पूरे नहीं उतरे, लेकिन इम्प्रूवमेंट उसके काम में आ रही है।
اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آگے چل کر اور ہو جائے گی. اب مجھے بتائیے کہ کراچی شہر سے بھی میں نے کل ایک ویڈیو لگائی ہے, سفورہ ٹاؤن ہمارے پاس ہی ہے, اسی ایک یو سی کے ایک ہی سڑک پہ مینول سے پتہ نہیں ہم کتنے 14-15 بوریاں نکال چکے ہیں گٹر سے. اب یہ جہاں پرابلم ہو رہا ہو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا تو ہم دعائی کر سکتے ہیں, اللہ ان کو عقل دے جن لوگوں کو جو اس کے اندر بوریاں ڈال کے جان بوجھ کے نالے بھی بند کر دیتے ہیں, گٹر لائنیں بند کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں شہریوں کو تکلیف ہو, اور تکلیف ہو تو برا بلاؤ ہمیں کہیں. تو اس قسم کے پرابلم جب شہریوں کو شہر میں آ رہے ہوں نا تو آپ کے ساتھ چیلنج آپ کے بڑھ جاتے ہیں. اور خیر کوشش ہم کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, لیکن بہرحال شاید جتنا بتایا جاتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا بیکاز میں ایک رپورٹ بھی کوٹ کرنا چاہتی ہوں. سیلاب سندھ میں پچھلے سال 2022 میں بھی آیا, میں خود بھی آئی, 3 ہفتے میں نے آپ لوگوں کے پاس گزارے, اندرون سندھ تک گئی, ہر جگہ بلوچستان بھی گئی. مگر and I'll report to you a few reports sir, مگر مجھے اگر اجازت دیں, منم ظفر امیر جماعت اسلامی بھی کراچی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر صاحب فرمائی دیجیے گا, کراچی کی جس یو سی سے آپ کے امیر تعلق رکھتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, ادھر سے منتخب بھی ہوئے ہیں, نارتھ ناظم آباد یو سی نمبر 7 الفلا سے بحیثیت یو سی چیئرمین اور سٹی کاؤنسل کے ممبر بنے بھی 2 سال گزر چکے ہیں. لیکن وہاں کے مقامی لوگ بھی آج ہم رابطہ کر رہے تھے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بھی اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. یہ ہینڈز آف اپروچ جو ہے, آپ لوگ مطمئن ہیں سر؟ جو جماعت اسلامی تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو ہٹا کر آگے بڑھ کے اس کو ووٹ ڈالا تھا نا. اچھا دیکھیں, جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ حافظ صاحب یو سی الفلا جو ہے بلاک 1 وہاں سے منتخب ہوئے, اور ابتدائی طور پہ وہ سارے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے. جو اجلاس ابتدائی طور پہ ہوئے یہ تو اپریل سر, یہ آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں, میں اس کو پھر میں تو ڈبل چیک کر چکی ہوں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے اجلاسوں میں وہ شریک ہوئے ہیں اور ادھر سے کہہ رہے ہیں ایک اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. آپ میری بات سنیے, آپ میری بات سنیے نا. 2023 15 جون 2023 کو میئر کا الیکشن ہوا. اس کے بعد 15 جون سے لے کر 24 اپریل 2024 تک جو اجلاس ہوئے اس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب شریک ہوئے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد امیر جماعت بننے کے بعد وہ اجلاسوں میں باوجود شریک نہیں ہو سکے. جہاں تک یو سی کا تعلق ہے, یو سی کے اندر آج بھی میں ان کی یو سی میں اس بارش کی پوری صورتحال میں خود کے ڈی اے پر موجود تھا. میں خود عیدگاہ گراؤنڈ بھی گیا. اسی طرح میں پاور ہاؤس چورنگی پر بھی موجود تھا. میں گلبرگ عزیز آباد کے اندر بھی بارش کی پوری سچویشن کے اندر موجود تھا. اور ظاہری بات ہے جو ہمارے منتخب لوگ ہیں, ٹاؤن چیئرمین اور اسی طرح بقیہ وارڈ کونسلر وغیرہ, سب لوگ الحمدللہ فیلڈ میں تھے. میں خود لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کھڑا تھا, تاکہ جس حد تک ہم ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی جائے. سر, آپ بھی مطمئن ہیں جو کے ایم سی اور ٹاؤنز کے درمیان کوارڈینیشن ہے, جماعت اسلامی مطمئن ہے؟ نہیں, مطمئن نہیں ہے. ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. بتائیے. بالکل مطمئن نہیں. اچھا دیکھیں, مطمئن کیوں نہیں ہے؟ اطمینان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہوئی نا. 18ویں ترمیم کے بعد یہ امید بن چلی تھی کہ اختیارات نچلی سطح پر دیے جائیں گے. 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالوشن آف پاور ہوگا, اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم ہوگی. لیکن بدقسمتی سے 18ویں ترمیم کے بعد آج بھی صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پچھلے 17 سال سے صوبے پر, وہ ڈیوالوشن آف پاور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا, این ایف سی کے بعد پی ایف سی نہیں ہوا, پچھلے 17-18 سال ہو چکے ہیں. پروونشل فائنینس کمیشن نہیں ہوا. 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات نہیں دیے. سارے اختیارات اس وقت صوبائی حکومت یا پھر میئر کے پاس ہیں. سیل سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, اس میں ظاہری بات ہے اس کا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے ٹاؤن کے ساتھ. مسائل ہیں جس کے نتیجے میں پیش آتے ہیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس وقت کراچی کے شہریوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. کیا ایم کیو ایم, کیا پیپلز پارٹی سر, کیا میرا مطلب ہے آج تو شہر کا شہر ڈوبا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اتنا آسان کام تو ہے نہیں, مگر اس بار تو آپ آئے تھے نا سر, اعتبار کیا تھا, حلف اٹھایا تھا آپ سب نے. اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن ہیں, اور ہم دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, سعید بھائی جو بات کر رہے ہیں, اگر کہیں ول ہوتی ہے تو راستہ بھی نکلتا ہے, اگر ول نہ ہو تو راستہ بھی نہیں نکلتا. الحمدللہ میں خود اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آن گراؤنڈ موجود تھا, اپنے ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ موجود تھا, ہماری جماعت اسلامی کی پوری ٹیم موجود تھی الحمدللہ. اور جو ہم کچھ کر سکتے تھے نا, وہاں مین سڑکوں پر بھی کھڑے ہو کر, دیکھیں ٹریفک کے مسائل تھے, گاڑیاں نکالنا مشکل تھا, بائک والے گر رہے تھے. جس طرح مرکزی شاہراہوں میں, اندر کی سڑکوں کی تو بھی بات ہی نہیں کر رہا, مرکزی شاہراہوں کی جو سچویشن ہے نا, وہ جو سچویشن ہے, 106 بڑی سڑکیں ہیں نا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ماتحت آتی ہیں, جس کا خود اقرار کرتے ہیں مرزا وہاب صاحب. اب وہاں سڑکوں مرکزی شاہراہوں پہ اگر انفراسٹرکچر تباہ حال ہو, انڈر پاسز بند کر دیے جائیں, بیشتر انڈر پاسز بند تھے, اور ہمیں جو ہے وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ان کی جو پوری ہے,
जो PDMA कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अगर 2 गाड़ियां उनकी खड़ी थी किसी जो है वो अंडर पासिस के पास तो खड़ी थी। फिर मुर्साबाद साहब कहते हैं कि कराची का ड्रेनेज जो है उसकी कैपेसिटी 40 mm है। आप बताइए भाई इसकी कैपेसिटी कब बढ़ेगी? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपके पास है ना सारी चीजें, इख्तियार आपके पास है, तो सवाल तो होगा ना उनसे कि जिनके पास इख्तियार हो, जिनके पास इक़्तिदार हो, जो 17 साल से सूबाई हुकूमत के अंदर हो। खुद मुर्तज़ा वहाब साहब 24 महीने से तो वो मेयर हैं और पिछले 16 महीने उससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, 40 महीने हो गए ना। आप मुझे बताइए कब कैपेसिटी बढ़ेगी? क्यों जो है वो बरसाती नालों में सीवरेज का जो है वो जोड़ दिया जाता है? सर ये बताइएगा, मैंने आपसे कहा था 2022 का भी मैंने सैलाब पूरा कवर किया। इसकी मद में सैलाब के मुतासरा इलाकों के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की इमदाद दी थी। सर बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हुए ऑडिट रिपोर्ट एक आई, रिपोर्ट में बताया गया प्रोविंशियल डिजास्टर अथॉरिटी सिंध ने सैलाब मुतासरीन के राशन में भी बड़े पैमाने पर करप्शन की। सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब 70 करोड़ रुपए का राशन खरीदा गया। मुतासरीन के लिए 17,25,000 राशन बैग बनवाए गए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि फ़कत राशन तकसीम में 10 करोड़ 70 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द की गई है और सिंध में सैलाब के नाम पर जाली बिल्स के खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का भी इंकशाफ हुआ इसी में। इस पर नैब ने भी इत्तेसाद अदालत हैदराबाद में रेफरेंस दायर किया था कि जिसके मुताबिक आपके कॉन्ट्रैक्टर फहीम सूमरो को बगैर किसी काम गैर कानूनी अदायगियां भी की गई थी। मुख्तसरन फरमाए दीजिएगा सर कि अब ये अगर आपने कहा है इस दफा सुई सर्दन गैस के 11 अरब भी इधर मैटर नहीं करते, मैं तो गो के जमात इस्लामी से भी पूछती हूँ, इनको भी जवाब देना चाहिए अपने टाउन्स का। देखिए मैं जरा गुजारिश करूँ आपसे, पहली बात ये देखिए ये $500 मिलियन एक हैं और तकरीबन ही मिला के कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, कुछ और बैंक के हैं, कोई एक अरब डॉलर से ऊपर की एक स्कीम है जिसमें 21 लाख घर बन रहे हैं और वो घर बन रहे हैं। उसके अंदर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की 1 रुपए की करप्शन का कोई एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं है। वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट है। बाकी जो आपने बताया उसका मुझे इल्म नहीं है, आपने कहा है मैं चेक कर लूंगा, मुझे इसकी कोई तफसीलात नहीं है। जो रिपोर्ट आप कह रही मैंने नहीं देखी है। ठीक है। और सर ये बात सईद गनी साहब कह रहे हैं स्लोली स्टेडली, आसान काम तो होते नहीं है। जफर साहब टाउन चेयरमैन कहते थे आपके सारे कि हम अपने इख्तियारात से बढ़ चढ़ के काम करेंगे, हमें ना भी मिले तो हम ज्यादा काम करेंगे। नॉर्थ नाजिमाबाद का टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान, जिधर आपके अमीर जो है हाफिज नईम रहमान, उधर ही घर है उनका गालिबन। आतिफ खान को मिलने वाले 2 अरब रुपए जो हैं वो भी टाउन को मिले, वो भी अभी मैं इनसे भी पूछ रही थी, इनके ये भी कहते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। आपसे भी पूछूंगी सर, वो बैंकों में पड़ा बस सूद कमाएगा क्या? मैंने इस तरह लेना देना नहीं किया, मैंने कहा जी वो बारिश में से हुआ है उसका उससे बात नहीं। सर काम पे लग जाते, मुरम्मतें हो जाती, सफाइयां हो जाती, तो होता ना लेना नहीं देना। कर सकते हैं ना जब काम वो चल रहा होता है रोड कटिंग का उस दौरान। चले ये मुनिम जफर को जवाब देने देना, इनके भी तो 2 अरब इनके भी आए हैं आतिफ खान के पास। तो कराची जिला बस्ती के 5 टाउन नाज़मीन जो चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, उनकी जवाबदेही आप क्या देंगे जफर साहब? टाउन की सड़कें तो बना लेते कम अज कम। 2 बातें पहले मैं अर्ज करूंगा। आपने पहले सवाल कर रही थी आप सैलाब के हवाले से, तो देखें 8 लाख घर बना चुकी है पीपल्स पार्टी, आपके इल्म में है ये 8 लाख घर वो कहते हैं हम बना चुके हैं, सैलाब ज़दगान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे चुके हैं। एक बात। दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि कराची में बारिश हुई 40 तकरीबन बाज़ इलाकों में 75 mm और बाज़ इलाकों में 125 mm तक बारिश हुई है। पिछले यानी मुंबई में 3 दिनों में 500 mm बारिश हुई है। जितना पूरा 1 महीने में बारिश होती है, 3 दिनों में मुंबई के अंदर बारिश हुई है, तो फिर जाके ये सूरत हाल पैदा हुई है। और कराची में वो कहते हैं कि जी 40 mm बारिश हो जाए तो ड्रेनेज कैपेसिटी नहीं है कि ड्रेनेज जो है वो कैपेसिटी जो है वो उसकी उठा सके, गुंजाइश उसके अंदर है नहीं इतनी मौजूद। एक बात ये, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आदमी जवाब दे दे। और जहां तक देखें गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी टाउन नाले की बात है, औरंगी टाउन नाला तो 2019-20 के अंदर जो है उसको खाली कराया गया लोगों से। और इसी तरह जो है गुजर नाले की जो है वो पे जो लोग आबाद थे, आबाद नहीं होना चाहिए, कौन लोग आबाद करते हैं इनको, ये भी तो सवाल है ना। आबाद कैसे हो जाते हैं 20-20 साल 25-25 साल ये नालों के साथ आबाद हो जाते हैं। फिर अचानक एक दिन ख्याल आता है कि नालों के साथ जो है वो गैर कानूनी तामीरात इनको खाली कराया जाता है। करा लिया गया गुजर नाले के साथ भी 5-6 साल पहले करा लिया गया। अब ये कब होगा कि गुजर नाला और औरंगी टाउन नाला इसी तरह जो है वो उसके नतीजे के अंदर दाएं बाएं जो लोग हैं घर भी डूबते रहेंगे, जिन लोगों से खाली कराया गया है उनको भी मुआवजा अदा नहीं किया गया। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि आतिफ अली खान साहब ब्लॉक आई नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं, वहां के टाउन चेयरमैन हैं। देखें जमात इस्लामी के 3 टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नई कराची और मॉडल टाउन, इन 3 टाउन्स के अंदर जो है वो काम हुआ है। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने काम किया है
اور کام ان کا ابھی جاری ہے. جو فنڈ جو MOU سائن ہوا تھا اس کے مطابق فنڈ انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے اکاؤنٹ کے اندر, اور کام انہوں نے مکمل کرنا ہے 30 ستمبر تک. پہلے یہ کام انہوں نے مکمل کرنا تھا 31 جولائی تک. ہم نے لیٹر لکھا کہ آپ اپنے ڈیو ٹائم جو تھا اس پر کام مکمل کیجئے. کام مکمل کرنے کے بعد وہ جس دن NOC دیں گے, اوکے کریں گے, انشاءاللہ تعالی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ہم کام شروع کریں گے. ان تینوں ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, نئی کراچی, چلیں سعید غنی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا بس آپ لوگوں کو بیسٹ آف لک کی کہوں؟ نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں سعید غنی صاحب بہت بہت شکریہ. ظفر صاحب آپ کا بھی. بات شاید 40 mm پانی کی نہیں ہے ناظرین. کراچی میں جب تک وفاقی, صوبائی اور بلدیاتی حکومتیں کسی ایک جماعت کی نہیں ہوں گی, شاید کراچی ہمیشہ اسی طرح ڈوبتا رہے گا اور یہی بتایا جائے گا بارش زیادہ ہو گئی تو پانی زیادہ آ گیا. مسئلہ یہی ہے. 40 mm کا مسئلہ نہیں ہے سر, یہ اختیارات کا مسئلہ ہے. سیاست کی بھینٹ چڑھا ہوا یہ پورا شہر ہے, یہ پورا صوبہ ہے. دوسرے صوبوں میں DC ہی صحیح, اور DC کے نظام پہ بھی نہیں چل رہے, لیکن افسر شاہی پہ بھی نہیں چل رہا. سندھ تو بلدیاتی نظام ہے سوٹو سے, لیکن ڈومینز, اختیارات, ٹرف وارز, یہ جنگیں اپنی جگہ قائم ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.